हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व करा दिए थे। आई होप कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा और आपको वो क्वेश्चन समझ में आ भी गए होंगे। बच्चों, कुछ दिन से आपकी वीडियो रेगुलर बेसिस पर नहीं आ रही थी, उसके लिए सॉरी, पर थोड़ा सा टाइम का इश्यू था और थोड़ा नेटवर्किंग को लेकर और नेट की दिक्कत रहती थी, इसीलिए हम थोड़ा सा क्लास 12th की वीडियो प्रोवाइड कर रहे थे। बट अब आपको रेगुलर बेसिस पर जो है आपको वीडियो मिला करेंगे, ठीक है। तो आपको फिक्र करने की जरूरत अब नहीं है। और वीडियो को जितनी भी आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं या आपके आस पड़ोस में क्लास 10th में पढ़ते हैं तो सभी के साथ शेयर किया करो, सभी को बताया करो, ठीक है बच्चों। क्योंकि यहाँ पर हम आपकी बेहतरीन तैयारी 2022 के लिए एकदम कराने वाले हैं। आपका मैथ हम इतना स्ट्रॉन्ग करा देंगे कि आप कभी विश्वास भी नहीं कर सकते कि हमारा मैथ भी कभी इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो आइए टाइम को जाया ना करते हुए क्वेश्चंस को उठा लेते हैं, ठीक है। देखिए, हमने आपको जो क्वेश्चन करा दिए थे 1.2 के, वो क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करा दिए थे। आज आपका 5 क्वेश्चन चलेगा और आपकी एक्सरसाइज भी आज समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है, क्या कहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, यानी कोई प्राकृतिक संख्या है n, उसके लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है, ये बताना है। तो देखिए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, आपका सवाल है 5वां, ठीक है। तो यहाँ पर n क्या दे रखा है हमें, प्राकृतिक संख्या है। n कोई प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या आप समझते हैं ना, 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक, ठीक है। जितनी भी हैं सब प्राकृतिक हैं। अब ये बोल रहे हैं कि 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगा, 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगा कि नहीं, ये हमें बताना है। यानी ये कहने का मतलब क्या है इसका कहने का मतलब ये है कि मैं n की जगह पर यहाँ से कोई भी नंबर उठा लूँ, कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लूँ और यहाँ लगाऊँ और फिर इसको सॉल्व करूँ। सॉल्व करके जो आंसर आएगा, क्या उसके लास्ट में 0 आएगा इकाई की जगह पर या नहीं, तो चेक करना है। तो देखिए, आप क्या करेंगे, मान लीजिए मैंने n की जगह 1 ले लिया यहाँ पर, तो 6 की पावर 1, तो सॉल्व किया, क्या आ रहा है 6 के अंत में 0 आया नहीं। अगर आपने पावर 2 ले ली तो 6 की पावर 2, यानी 6 को 2 बार लिखना है, 6 × 6, तो कितना आएगा 36 के अंत में 0 आया नहीं। 3 को लेंगे आप तो 6 की पावर 3, तो 6 × 6 × 6, 6 36 6 216 के अंत में 0 आया नहीं। ऐसे ही आपको चेक करना है। तो यार ऐसे चेक करते करते तो जिंदगी निकल जाएगी। क्या सभी संख्याओं को रख के चेक करेंगे हम यहाँ पे? तो भाई सभी को आपको रख के चेक नहीं करना है। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए, ध्यान कीजिए, आप ध्यान दीजिए, आप कभी भी लास्ट में 0 कब आता है, जब भी आपने कभी संख्याओं को, बहुत सारी संख्या देखी होंगी, जैसे आपने लिखा 15 और नीचे पीछे 0 आ गया, तो ये 150 हो गया, 150, तो लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो लास्ट में 0 आया कहाँ से, क्यों आया, इस 0 को यहाँ पर लेके आने वाला कौन है, इस 0 को लेकर आने का जिम्मेदार कौन है। तो ये बात समझिए आप, ये बात आपको हमेशा आज एक नई मालूम पड़ेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए, अंत में 0 2 और 5, अगर किसी संख्या के, ये संख्या 150, इसमें अंत में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर इसके अंत में 0 आ रहा है, या कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या के अंत में 0 आता है, तो जरूर अगर हम उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 का जोड़ा बन रहा होगा। अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 का जोड़ा बन रहा है तो हमेशा उसके पीछे 0 आएगा। अगर 2 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो 0 नहीं आएगा, ठीक है। जब भी कभी किसी संख्या के पीछे 0 आता है तो ये जरूर देखिएगा, आप उसके फैक्टर कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, तो जरूर उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 का जोड़ा बन रहा होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो 0 अंत में आता है, उस 0 को लाने का जो जिम्मेदार होता है वो 2 और 5 ही होता है। अगर 2 आ गया 5 नहीं आया तो 0 नहीं आएगा, क्योंकि जोड़ा नहीं बना, या 5 आ गया 2 नहीं आया तब भी जोड़ा नहीं बनेगा, तो 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो जब भी कभी किसी संख्या के अंत में 0 आएगा, वो तभी आएगा जब उसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अंत में 0 आए, तभी 0 आएगा, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करेंगे और बीच में उसमें अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 के जोड़े बनेंगे तो 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आ सकता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे 6 की पावर 1 ली, क्या आया 6 के फैक्टर किए तो 2 × 3 हो गया, इसमें तो 2 और 5 के जोड़े है ही नहीं, 2 तो है 5 है ही नहीं,
36 को तोड़ो आप, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, 2 तो आ रहा है लेकिन 5 कहाँ है, 5 नहीं है तो जोड़ा नहीं बन रहा, इसीलिए पीछे 0 नहीं आया। ठीक है, तो 0 कब आता है, जब उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 का पेयर बनता है। तो क्या यार यहाँ पर आप ये बताइए, n की जगह पर आप ये सोचिए, कितनी भी प्राकृतिक संख्या आप क्यों ना लगा लो, सॉल्व होके जो संख्या आएगी क्या उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 का जोड़ा बनेगा, तो नहीं बनेगा। क्यों, देखिए समझिए। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ 6 को क्या लिखेंगे, क्योंकि ये 6 है मेन चीज़ हमारी। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3। भाई 6 को मैं 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ, कैसे लिखा, इसके हमने क्या कर दिया, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ दोनों ओर ले लो n, दोनों ओर n लेने पर, n कोई प्राकृतिक संख्या है तो 6 की पावर n, और यहाँ 2 × 3 की पावर n हो गया, तो ये 6 की पावर n और ये 2 की पावर n × 3 की पावर n हो गया। ठीक है, क्योंकि ये 2 की पावर भी n है और 3 की पावर भी n है, तो दोनों की अलग अलग कर दिया। अब देखो क्या 6 की पावर n के जब हमने अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आए 2 की पावर n × 3 की पावर n, क्या इसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 का जोड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा है। 2 की पावर n तो है बट 5 नहीं है, 5 और होता तो जोड़ा बनता। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 की पावर n के अंत में शून्य नहीं आएगा, क्योंकि शून्य के लिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से, ये मैंने आपको कराई थी, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से 2 की पावर n × 5 की पावर n, यानी 2 × 5 10 की पावर n का होना आवश्यक है, क्योंकि 2 की पावर n × 5 की पावर n = 10 की पावर n होता है, और 2 और 5 का पेयर बनता है तभी 0 आता है। देखो 2 पंजे 10, तो 0 आया ना, तो 0 लाने का जिम्मेदार कौन है, 2 और 5 का पेयर। ठीक है, लेकिन इसके गुणनखंडों में 2 की पावर n तो है बट 5 है ही नहीं, तो जोड़ा नहीं बन रहा है, तो 0 नहीं आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपको लैंग्वेज बना के लिखनी है, वरना आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने लिखा 1000, आप कहेंगे सर इसमें तो 3 0 आ रहे हैं, तो इसके जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना तो जरूर इसमें 2 और 5 के 3 जोड़े बढ़ने होंगे। इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 × 5, 2 × 5, 2 × 5, गुणा कर लो 1000 आएगा। तो देखो 3 जोड़े बन गए, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, 3 जितनी 0 आती हैं पीछे अंत में उतने ही 2 और 5 के जोड़े बनते हैं। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कभी अंत में 0 आ रहा है तो जरूर उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 के उतने ही पेयर बन रहे हैं जितने 0 आ रहे हैं। ठीक है, तो 0 लाने का जिम्मेदार कौन होता है, 2 और 5 का पेयर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये बना के लिखना था। ठीक है, अब ये 5वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है उसे लेते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहे होंगे। क्वेश्चन 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, है ना, ये तो बताना है भाज्य संख्याएं क्यों हैं, यानी ये संख्याएं भाज्य हैं लेकिन क्यों ये बताना है। तो यार भाज्य संख्याएं कब होती हैं, जिन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड 2 से ज़्यादा होते हैं, 2 फैक्टर से ज़्यादा हो, 3 फैक्टर भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, तो वे संख्याएं भाज्य होती हैं। जबकि जिन संख्याओं के फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम, वो अभाज्य होती हैं। तो ये भाज्य क्यों हैं, तो इनके हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अगर अभाज्य गुणनखंड 2 से ज़्यादा आ गए तो भाज्य हैं, और 2 ही आए तो नहीं है। लेकिन भाज्य क्यों हैं, तो इनके फैक्टर निकाल के दिखा देंगे हम। देखिए क्या कीजिए आप,
इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है कि सर 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि सेम नंबर कॉमन आता है। तो बचा क्या 7 × 11 और यहाँ कुछ नहीं तो 1 और यहाँ +1, तो 13 × 11 7 77, ठीक है, और +1 तो 13, 11 7 77 और 1 78। तो अब इसके फैक्टर करो, देखो 13 हो गया, इसके फैक्टर क्या हो गए, 2 से कट जाएगा, 2 गुणा इसको लिख सकते हैं 2 3 अच्छा 2 9 18, और 39 को भी लिख सकते हैं आप तोड़ के, क्या 13 3 39, तो 3 × 13, तो हमने 78 को लिखा, ये 2 × 3 × 13, 78 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, इतने हो गए। तो हमने इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड किए तो कितने हो रहे हैं, एक तो देखो 13 हो गया, एक 2 हो गया, और एक 3 हो गया, और एक 1 भी तो होता है, 1 तो सभी का गुणनखंड होता है, और इन सब का गुणा करने पर एक जो संख्या आएगी वो भी एक गुणनखंड हो गया, क्योंकि कोई भी संख्या स्वयं का अभाज्य गुणनखंड होती है, ठीक है। तो इसके जो गुणनखंड हैं वो 2 से ज़्यादा हैं, 1 2 3 और एक ये 4, और एक गुणा करके जो संख्या आएगी वो 5, तो इसके गुणनखंड कितने हैं, 5 गुणनखंड हैं, तो 2 से तो ज़्यादा ही है ना। तो यहाँ लिखेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हैं, मोर देन 2 हैं, अतः इसलिए ये भाज्य संख्या है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देख लीजिए, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 5 और 5 कॉमन ले लो, बचा क्या 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 +1, तो 5 × 7 6 42, 4 3 12 दूनी 24 +1, तो 5 गुणा करो, 24 दूनी 48, 24 चौका 96 और 4 100, 1008 +1, तो 5 × 1009 हो गया, और एक भी होता है, एक फैक्टर तो सबका होता है। तो देखो इसकी हमने अभाज्य गुणनखंड किए, तो एक तो 5 हो गया, एक 1009 हो गया, एक 1 हो गया, और एक इनका गुणा करके जो आएगा आंसर वो हो गया, तो कितने हो गए 4, 1 2 3, एक गुणा करके संख्या मिलेगी वो खुद, क्योंकि कोई भी संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है, तो 4 अभाज्य गुणनखंड हैं, जबकि जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 से ज़्यादा होते हैं वो भाज्य होती है। तो यहाँ भी ये लिख देनी है आपको, इसके अभाज्य गुणनखंड 2 से ज़्यादा हैं, इसीलिए ये भाज्य संख्या है, ठीक है। तो जब भी कभी पूछे तो आप इसके अभाज्य गुणनखंड करके दिखा दो, 2 से ज़्यादा आ जाएं तो भाज्य है, सिर्फ 2 आए तो अभाज्य है। चलिए तो आगे, और आपका अगला क्वेश्चन है अब आपका बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से समझिएगा और स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा। इसे पढ़ते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब एक खेल का मैदान है, उसके चारों ओर वृत्त जैसा रास्ता है, पथ मतलब रास्ता, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, यानी सोनिया इसका चक्कर लगाती है तो एक चक्कर 18 मिनट में पूरा कर देती है, ठीक है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, रवि पूरा एक चक्कर 12 मिनट में पूरा कर देता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे, है। तो यहाँ लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 7। सोनिया द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय कितना लग रहा है, सोनिया को टाइम लग रहा है 18 मिनट, जबकि रवि द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय है सिर्फ 12 मिनट, रवि सिर्फ 12 मिनट में पूरा कर देता है। देखिए मतलब कुछ इस तरीके से कि ये एक वृत्ताकार पथ हो गया और इसके वृत्ताकार हो गया कुछ, और इसके चारों ओर ये रास्ता हो गया, वृत्ताकार रास्ता ये हो गया, इस पर दौड़ाना है आपको। और यहाँ पे एक तो रवि है और एक सोनिया है, ये दोनों एक ही दिशा में दौड़ते हैं,
एक ही दिशा में दौड़ते हैं और एक ही टाइम पर दौड़ते हैं, जैसे दौड़ होती है ना 1 2 3 तो भागो, तो एक ही टाइम पर और एक ही दिशा में दौड़ते हैं, तो ये दोनों एक ही समय पर और एक ही दिशा में दौड़ते हैं। तो रवि एक चक्कर लगा देता है 12 मिनट में और सोनिया लगाती है 18 मिनट में। ठीक है, तो रवि पहले आ जाएगा लौट के। तो वो कौन सा समय होगा जब दोनों एक ही जगह पर एक ही समय पर आकर एक साथ मिलेंगे, वो समय बताना है आपको। ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या करना होता है, इस टाइप के सवालों में जो भी आपको टाइम दिया है उसका एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए आप? एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, तो एलसीएम देखिए कैसे निकालेंगे, 18 के फैक्टर करो पहले, 2 नियम 18, 3 3 9, 3 एकम 3, तो 18 के फैक्टर हो गए 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी 2 की घात तो 1 और 3 की घात 1 और 1 2। ऐसी 12 के कर लो आप फैक्टर, 2 छक्के 12, 2 3 6, 3 एकम 3, तो 12 के हो गए 2 गुणा 3, तो 2 की घात 1 और 1 2 और 3 की घात 1। तो एलसीएम क्या होता है, दोनों उसी स्थान पर अपने एलसीएम के समय पर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? अपने एलसीएम के टाइम पर। तो एलसीएम क्या होगा भाई? एलसीएम क्या होता है? उच्चतम घातों का गुणनफल। तो उच्चतम घात देखो, बड़ी से बड़ी घात, 2 की सबसे बड़ी घात 2, तो 2 की घात 2, 3 की सबसे बड़ी घात 2, तो 3 की घात 2, तो 2 की घात 2 मतलब कितना होता है 4, और 3 की घात 2 मतलब 9, 4 9 36 मिनट बाद। तो 36 मिनट बाद वे दोबारा उसी जगह मिलेंगे। अब कहेंगे सर ऐसा कैसे हो गया? तो देखिए प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ पूरा मैं आपको। देखिए रवि ने चक्कर लगाए, मान लीजिए पहला चक्कर लगाया होगा रवि ने कितने मिनट में? एक चक्कर लगा रहा है 12 में, तो पहला चक्कर लगाया होगा इसने 12 मिनट में, और दूसरा चक्कर लगाया होगा इसने कितने मिनट में? 36 मिनट में। ठीक है, रवि ने पहला चक्कर 12 में, तो दूसरा चक्कर 36 में लगाया, दूसरा चक्कर लगाया होगा 24 में, और तीसरा चक्कर लगाया होगा इसने 36 में। लगाया होगा नहीं यार भाई? रवि ने एक चक्कर लगाया 12 में, 2 चक्कर कितने लगाए होंगे? फिर 24 में, और 3 चक्कर 36 में। अब बात करते हैं सोनिया की। सोनिया ने एक चक्कर कितने में लगाया है? सोनिया ने एक चक्कर लगाया है 18 मिनट में, तो 18, और दूसरा चक्कर कब लगाया है? 36 मिनट में, 36 मिनट में। ठीक है, देखिए रवि ने लगाए 3 चक्कर 36 मिनट में, जबकि सोनिया ने लगाए 2 चक्कर 36 मिनट में। तो जैसे ही रवि के 3 चक्कर कंप्लीट हुए होंगे तो वो कहाँ होगा भाई? पहला चक्कर कंप्लीट हुआ तो रवि यहाँ होगा, दूसरा कंप्लीट हुआ तब भी रवि यहाँ होगा, और जैसे 3 चक्कर कंप्लीट क्यों होंगे तब रवि कहाँ पे आ गया होगा भाई? यहीं पे। तो आगे तीसरा चक्कर कंप्लीट होगा, तो तीसरा चक्कर जैसे ही कंप्लीट हुआ होगा रवि कहाँ होगा? यहाँ। तो रवि कहाँ है तीसरा चक्कर कंप्लीट होने पर? यहाँ पर। अब सोनिया ने पहला चक्कर लगाया 18 मिनट में, और दूसरा लगाया 36 मिनट में। तो जैसे सोनिया ने एक चक्कर लगाया 18 में तो कहाँ होगी? यहाँ। फिर दूसरा लगाया 36 में तो कहाँ होगी? यहाँ। तो 36 में ही रवि भी यहीं पर था, और 36 में ही सोनिया भी यहीं पर थी। तो मतलब 36 मिनट बाद पुनः दोनों यहाँ पर आकर मिले। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के जितने भी सवाल होते हैं तो बस उनका एलसीएम निकालना होता है आपको। अपने एलसीएम के टाइम पर वो दोनों उस जगह पर आके मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे ही बच्चों पूरा मैथ हम आपको समझा देने वाले हैं। बस वीडियो का इतना यार शेयर किया करो, यार लाइक किया करो, ठीक है, फैला दिया करो, व्हाट्सअप फेसबुक वगैरह पर भी डाल दिया करो। ठीक है बच्चों, चलिए तो जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में लेंगे एक्सरसाइज 1.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, जरूर देखिएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि तभी आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी। ठीक बच्चों, चलिए।